एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि इमिग्रेशन का इंटरव्यू मैंने किस तरह क्लियर किया और मैंने अपने वर्क वीज़े को कैसे हासिल किया और कितना टाइम लगा इस प्रोसेस में, और इमिग्रेशन का इंटरव्यू कितने टाइम का था, क्या क्या क्वेश्चंस उन्होंने मुझे पूछे और किधर से मैंने तैयारी की और आपको भी किधर से तैयारी करनी चाहिए। सो गाइज, आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। फर्स्टली मैंने 2024 में अपने वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, जिसको बहुत टाइम लग गया जिस प्रोसेस में, बिकॉज उस टाइम ऐसा था कि इमिग्रेशंस के रूल्स चेंज हो रहे थे और वो जो नए वीज़ा थे वो बिल्कुल ऐसा था कि जैसे बंद हो गए हैं। तो फिर फॉर्चुनेटली मेरा वीज़ा आ गया, लेकिन जब मैंने दिसंबर में अप्लाई किया मैंने अपना वीज़ा, तो उसके बाद मुझे NSF की मेल आ गई और मैं मतलब कि काफ़ी परेशान किया। NSF की मेल आ गया कि नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड है आपकी एप्लीकेशन। तो काफ़ी परेशान होगी, लेकिन बाद में जैसे मैंने इस चीज़ पे रिसर्च किया तो मैंने जाना कि ये जस्ट मेल उस टाइम होती है जब आप वीज़ा प्रायोरिटी पे करते हो। बिकॉज मैं पहले बहुत लेट हो चुकी थी, इसलिए मैंने प्रायोरिटी सर्विसेज ली थी। प्रायोरिटी सर्विसेज का मतलब होता है कि आपका जो वीज़ा है विद इन 5 वर्किंग डेज इमिग्रेशन को आपको रिप्लाई करना होता है अगर आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड है एप्लीकेशन। मोस्टली ये स्पाउस वीज़े को होती है, उनके लिए ये ठीक रहती है, बिकॉज हमारे वर्क और स्टूडेंट वीज़ा पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, हमारा डाटा चेक करना होता है, इसलिए हमें ये सर्विस नहीं लेनी चाहिए। अगर आपका एप्लीकेशन सिंपल है, उनको कोई चीज़ कम्प्लेक्स नहीं लगती, तो बेशक आप प्रायोरिटी सर्विस लेते हैं या नहीं लेते, वो आपका वीज़ा आपको 2 डेज़ में भी आ सकता है, 3 डेज़ में भी आ सकता है और मे भी टाइम भी लग सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद NSF के मेल के बाद मुझे पूरा 1 मंथ कोई मेल नहीं आई, नो डॉक्यूमेंट, एडिशनल डॉक्यूमेंट, नथिंग। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन फिर क्या हुआ, दिसंबर के एंड पे जैसे ही 2025 स्टार्ट हुआ मुझे इंटरव्यू की मेल आ गई। इंटरव्यू की मेल, ऑफ कोर्स आपका इंटरव्यू है और इतनी आपने मेहनत की है और आपके पैसा भी लगा है, तो फिर जब इंटरव्यू की मेल आई तो मैं थोड़ा डिसहार्ट हो गई। और लेकिन फिर भी मैंने मेरा जो वीज़ा था वो HR एडवाइज़र का था, लेकिन फिर भी वो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी फील्ड के, जो आपकी फील्ड है उस पर आप अच्छे से सर्च करते हो और आप एक एक क्वेश्चन को अपने माइंड में रख लेते हो कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इजीली इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। तो फिर क्या हुआ, जो मेरा इंटरव्यू था वो था 12 जनवरी 2025 को मेरा इंटरव्यू था। मेरा इंटरव्यू पाकिस्तान टाइम के 1 बजे हुआ, जो कि वीडियो कॉल पे था। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगी कि आप इंटरव्यू की तैयारी कर कैसे सकते हैं। ठीक है, जो आपकी फील्ड है आपने उससे रिलेटेड सारे के सारे ही क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने ये बात दिमाग में रखनी है कि जो आपके कोर्स पे आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, आपने वो लाजमी उससे रिलेटेड क्वेश्चन तैयार करने हैं, जो कि आपके एम्प्लॉयर ने आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है कि आपकी ये ड्यूटीज़ हैं UK में। उससे रिलेटेड आपको मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले इंटरव्यूज़ में क्या होता था कि वो आपको पूछते थे जनरल क्वेश्चन, यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सब कैंडिडेट्स होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका पासपोर्ट नंबर, एंड देन आपका आपने वर्क वीज़ा कहाँ से लिया, आपके एम्प्लॉयर का नेम, उनका एड्रेस, और आपने उनकी वेबसाइट, आपने कहाँ किधर से अप्लाई किया। अगर तो आपने उनकी वेबसाइट से अप्लाई किया तो उनकी वेबसाइट का आपको कहाँ से पता चला। अगर लिंक्डइन से अप्लाई किया तो मे बी उसका प्रूफ भी होना चाहिए आपके पास। ये सोच समझ के आपने इस बात को उनको जवाब देना है। फर्स्टली कि आप डायरेक्ट बोल रहे हैं कि मैंने उनकी वेबसाइट से किया है। अगर आपने लिंक्डइन से अप्लाई नहीं किया तो इसका झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज लिंक्डइन और इंडीड पे जॉब एडवर्टाइज करने के लिए आपकी कंपनी को वहाँ पे टैक्स पे करना पड़ता है। तो इस चीज़ का वो मे भी प्रूफ मांग ले, ये लक पे होता है। और फिर जो के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, आपका होल प्रोसेस में कितने पैसे लगे और कि आपकी फ़ीस किसने पे की थी और आपने किस अकाउंट से पे की थी। अगर उनको कुछ डाउट हो जाता है कि आप वो क्वेश्चन आप आंसर सही नहीं दे रहे और आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, तो वो आपसे फर्दर क्वेश्चंस कर सकते हैं उसी चीज़ से रिलेटेड। तो आपने अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं और सच बोलना है। सबसे ज़रूरी बात कि आपने सच बोला है। जिसने उन्हें कोई गर्ज नहीं है कि आपकी फ़ीस किसने पे की है, किसके अकाउंट से किसके अकाउंट से गई है।
ठीक है, और आपने कहाँ से जॉब अप्लाई की है, उन्हें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। वो जस्ट चीज़ें मैच करते हैं कि क्या ये जेन्युइन कैंडिडेट है, क्या ये हमें धोखा तो नहीं दे रहा, झूठ तो नहीं बोल रहा, बिकॉज उन्हें फ़ौरन पता चल जाता है। फिर देन आपसे वो क्वेश्चंस करते हैं आपकी जॉब के रिलेटेड। पहले जनरल क्वेश्चंस आपसे ज़्यादा होते थे, ये जैसे कि आपने कहाँ जाके रहना है, आपकी रिहाइश किधर है, और ये कहाँ से अरेंज किया आपने, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस होते थे। लेकिन अब क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस बच्चे प्रिपेयर कर लेते हैं, बिकॉज जैसे यूट्यूब से वीडियोस देख के, इधर उधर से पूछ के कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये तो क्वेश्चन सेम होते हैं, एवरी बडी कैन प्रिपेयर। तो अब उन्होंने क्या किया है कि अब उन्होंने ये चीज़ चेंज करके जो आपकी जॉब होती है उससे रिलेटेड आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपने इसके लिए जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन आपके कोर्स में लिखी है, उसमें जो आपकी ड्यूटीज़ हैं उसको अच्छे से याद करना है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपकी यूके में डे टू डे ड्यूटीज़ क्या हैं, ठीक है, वो ये पूछेगा। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे हिंट देती चलूँ कि जब आप वीडियो कॉल पे ये होता है कि आपको बहुत आहिस्ता बोलना होता है, बिकॉज उसने टाइप करना होता है, ठीक है। वीडियो कॉल पे जब आपका इंटरव्यू होता है उसने आपके क्वेश्चन आंसर्स को टाइप करना होता है, तो आपको बहुत आहिस्ता बोलना पड़ता है। तो उसने आपको कहना है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने वहाँ पे स्टॉप नहीं होना, ठीक है। डे टू डे ड्यूटीज पे बच्चे क्या करते हैं, जब वो ओके करता है आप थोड़ा सा पॉज लेते हो, सांस लेते हो, उसको लगता है आपने फिनिश कर दिया है, वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा। मे बी वो जानबूझ के पूछे, उसको ज़्यादा टाइप ना करना पड़े, बिकॉज ये रिजल्ट नहीं निकालता, ठीक है। रिजल्ट आपका रिकॉर्ड होकर पीछे जाना होता है, तो इमिग्रेशन का कोई मेंबर है वो आपका रिजल्ट बनाता है, ठीक है। तो आपने अपना पूरे का पूरा जवाब देना है, जो कि आपकी सारी की सारी कोर्स पे लिखी हुई है। आपकी कोर्स पे जितनी भी ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं आपने उसका पूरे का पूरा जवाब देना है, ठीक है। वो सारी बतानी है। फिर बोलना है कि आपने बोला है आई वांट टू एलेबोरेट मोर, मैं और बताना चाहती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे वो क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपकी जॉब के अब जब आपने अपनी डे टू डे ड्यूटीज़ बता दी हैं तो वो फर्दर आपसे उसी से क्वेश्चंस पूछेंगे। इसलिए अगर आप हेल्थ केयर में जा रहे हैं, अगर आप सेल मैनेजिंग में जा रहे हैं, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप सेल मैनेजर के तौर पे जा रहे हैं तो आपको सॉफ्टवेयर का पता होना चाहिए। जिस फील्ड में आपने 2 या 3 सॉफ्टवेयर दिमाग में रखने हैं कि जो आप उनको बता दो, या एक भी रख लो बहुत है ज़्यादा। अगर आपको आप इतने लगता है कि आप इतने इंटेलिजेंट नहीं हो और इतने शॉर्ट टाइम में इतने सॉफ्टवेयर को नहीं जान सकते, तो एक सॉफ्टवेयर एक्सेल और एमएस वर्ड तो माइंड में रखो ही रखो। इसके कुछ इंपॉर्टेंट और जो कॉमन फीचर्स हैं वो भी दिमाग में रखो, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी सॉफ्टवेयर जो कॉमन है ना उसको देख लेना और उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेना। जैसे कि मेरा एचआर एडवाइज़र का था, तो मैंने जो सॉफ्टवेयर थे वो कुछ अपने माइंड में रख लिए थे। बैम्बो एचआर जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स ऐसा। एक्सेल और ऑफकोर्स एक्सेल तो यूज़ होगा ही एचआर की फील्ड में, तो ऐसे रख लिए थे, ठीक है। और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपने अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आपने इनको साफ साफ कहना है कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है और मैं इस चीज़ से अभी तक मेरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मैं फर्दर इससे एक्सपीरियंस जब लूँगी तो ये मुझे चीज़ पता चल जाएगी, ठीक है। फिलहाल मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। और एक बात और आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि आपको बड़े बड़े एक्सपीरियंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने ऐसा होता देखा है कि किसी ने 13 साल का एक्सपीरियंस लगाया हुआ है, ठीक है, और किसी ने 14 साल का, उनके वीज़े रिजेक्ट हो गए हैं बिकॉज उनके पास इतना नॉलेज ही नहीं था जितना उन्होंने एक्सपीरियंस लगा दिया। मैंने अपना सिर्फ एक्सपीरियंस मेरा 1 साल का था, मैंने उतना ही सच बताया, उन्हें उससे रिलेटेड ही मेरे क्वेश्चन हुए। इवन उन्होंने मुझसे काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी किए, लेकिन अगर मैं भी उन्हें कहीं लगता हो मैंने ऊंच नीच कर दिया या कोई सही प्रॉपर आंसर नहीं दिया, तो वो ये समझ सकते हैं कि बच्चे के पास इतना एक्सपीरियंस है सिर्फ 1 ईयर का, अभी इसने फर्दर एक्सपीरियंस लेना है, तो इसके पास इतना नॉलेज में भी ना हो, ठीक है। तो ज़्यादा पढ़े मारने की ज़रूरत नहीं है, आप ही इस चीज़ में फंसेंगे। तो और मैंने जो इसमें आपको और बता सकती हूँ एक्सपीरियंस के अलावा भी, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लगाने हैं, ठीक है। और कोई ज़रूरत नहीं है आपको फेक डॉक्यूमेंट लगाने की। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो आप नहीं लगाओ, ठीक है। और बैंक स्टेटमेंट का ध्यान रखना है अपनी, और इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करनी है, कॉन्फिडेंस अपना रखना है, सही से जवाब देने हैं। एक और चीज़, अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश वीक है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं इंग्लिश चूज़ करने की। वो जस्ट आपको ये देखना चाहते हैं कि आप उनके क्राइटेरिया के मुताबिक हैं भी, कि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं। वो आपकी इंग्लिश चेक नहीं करना चाहते। बहुत सारे मिसगाइड करते हैं कि आपको इंग्लिश चूज़ करनी चाहिए, नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो उन्होंने आपको ऑप्शन देना ही नहीं था,
ठीक है, आप उर्दू चूज़ करो अगर आप कंफर्टेबल हो। मैंने बहुत सारे वीज़े रिजेक्ट होते देखे हैं। टेलर का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है रिसेंटली। हमारे एक फैमिली मेम्बर थी, उनका वीज़ा था उसका डिज़ाइनर का, फैशन डिज़ाइनिंग का, उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया बिकॉज उसको इंग्लिश आती नहीं, तो उसने इंग्लिश चूज़ कर ली। फिर वो प्रॉपर आंसर नहीं दे सकी, अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर सकी, जिसकी वजह से उसका अनफॉर्चुनेटली वीज़ा रिजेक्ट हो गया। इसलिए आपने ये चीज़ें माइंड में रखनी है। और ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी। तो आपने जो जो के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं तो आपने वहाँ से देख लेने और अपनी अच्छे से तैयारी करनी है। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।